बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम यहाँ रहने वाले वोट के ज़रिए अपने हुक्मरानों को मुंतखब करते हैं और अपने मसाइल के हल का उनको मसीहा गर्दानते हैं। लेकिन 70 साल से ज़ायद हो गए हैं, अब भी पाकिस्तान में अवाम अपने मसाइल को तलाश करने वाले या उनको हल करने वालों पे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर गुजरते वक्त के साथ उम्मीदें बांधी जाती हैं, अवाम को आस दिलाई जाती है, वादे किए जाते हैं, लेकिन वो तमाम तर वादे वईद मुश्किल से ही हो पाते हैं। 2018 के आम इंतखाबात के अंदर भी अवाम को तब्दीली का ख्वाब दिखाया गया, तब्दीली का नारा लगाया गया, एहतसाब का नारा लगाया गया, लूटी हुई दौलत वापस लाने की बातें की गई। लेकिन अब तक देखने में यही आया कि महज इल्ज़ाम तराशियों से ही काम चलाया जा रहा है और एहतसाब का वो नारा या एहतसाब का वो मंजन जो बेचा गया था वो अब तक उस तरह से वाज़े तौर के ऊपर सामने नहीं आ सका या उसका रिजल्ट नहीं निकल सका जो निकलना चाहिए था। बातें बहुत की जा रही है लेकिन इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। अगर एक तरफ हुकूमत के बारे में इल्जाम लगाया जाता है, मौजूदा हुकूमत की बात की जाए कि वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो दूसरी तरफ अगर अपोजिशन जमातों को देखें, फूफा बहुत ज्यादा है, दावे बहुत ज्यादा हैं, नारे बहुत लगाए जाते हैं, हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें बहुत की जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, जब असेंबली की बात आती है तो असेंबली के अंदर अक्सरियत होने के बावजूद भी हुकूमत कामयाब हो जाती है और अपोजिशन जो है वो शिकस्त खा जाती है। यह अजब एक मजाक है, यह अजब एक तमाशा है कि अपोजिशन जब बात करती है कि हम स्टेट बैंक के तरमीमी बिल को पास नहीं होने देंगे, महंगाई का तूफान लाने नहीं देंगे, सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, हुकूमत को चलने नहीं देंगे, सेलेक्टेड की बात की जाती है कि उनको घर भेजेंगे, ये तमाम बातें असेंबलियों में तो की जाती हैं, लेकिन जब रास्ता रोकने का वक्त आता है तो महज एहतजाज की कॉल दी जाती है, एहतजाज किया जाता है, होता कुछ नहीं है। घर भेजने की बात की जाती है, होता कुछ नहीं है। और अगर सेनेट की बात की जाए तो हालिया सेनेट की जो बिल पास होने का मामला था उसमें अपोजिशन की वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद भी हुकूमत कामयाब हुई और अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की सियासत में हो क्या रहा है, हुकूमत की तरजीहात क्या है, अपोजिशन का हदफ क्या है, अवाम को रिलीफ कौन देगा, और इसके साथ साथ अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल हल करने में नाकाम क्यों है, और साथ ही साथ अपोजिशन और हुकूमत की जो नूरा कुश्ती है, हम तो अब यही कहेंगे और यही लगता है कि नूरा कुश्ती है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये वो तमाम बातें हैं, सवालात हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और हुकूमत 5 साल चाहती है, अपोजिशन हुकूमत का इस्तीफा चाहती है, लेकिन अवाम क्या चाहते हैं, क्या किसी ने कभी उनसे पूछा? ये वो बातें जिसके ऊपर आज हम करेंगे और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सियासतदान है, साबिक वफाकी वजीर हैं मोहम्मद एजाजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद एजाजुल हक साहब, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे अहमद जवाद साहब जो कि मुझे ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रहे उनके, उनका ताल्लुक रहा, उनसे भी बात करेंगे कि तब्दीली की जो बातें रही हैं, जो बात मौजूदा हुकूमत ने कही है, आज तक वो तब्दीली वो एहतसाब क्यों नहीं हो सका, इन सब पर बात करेंगे। कुछ ही देर में मुझे सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तमाम बातें चाहे वो पार्टीज जो है वो हुकूमत के अंदर हो या इस वक्त अपोजिशन के अंदर हो, क्या वो डिलीवर कर सकी हैं, कामयाब हो सकी हैं, या महज एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ही करके सियासत को और सियासी जो उसकी बका है, सियासत की बका है, उसको जारी रखना चाहते हैं। मोहम्मद एजाजुल हक साहब, सर मैं आपसे आगाज करूंगा। लगता यही है जो अब जो सूरत हाल नजर आती है कि चाहे हुकूमत और अपोजिशन है, नूरा कुश्ती लगती है, आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपस में एक दूसरे में सामने सामने तो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और पीछे सबके मफादात एक ही? नूरा कुश्ती आपस में तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि आपस में तो चाहते हैं, एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक दें, लेकिन अपने आने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है इनको। और दोनों तरफ कोशिश ये हो रही है, ख़ास तौर पर अपोजिशन की तरफ से, कि किसी न किसी तरह से उनको खुश किया जाए जिनकी बदौलत हुकूमतें चलती हैं, और वहीं से अहकामात लिए जा रहे हैं और वहीं उन्हीं अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। कभी अपोजिशन लीडर जो है वो गायब हो जाते हैं, कभी उनके लोग जो है वो गायब हो जाते हैं। जो हुकूमत चाहती है, यानी जो बेसिकली वो लोग चाहते हैं जिन्होंने मामलात को ठीक करवाना है, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो और कोई इस किस्म के लेजिस्लेशन हो,
तो वो खुद ब खुद ही हो जाती है। आप सब लोग ये देख रहे तो हैं। एजाजुल हक साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं अपोजिशन की, क्योंकि नंबर होने के बावजूद भी अपोजिशन जो है वो पीछे रह जाती है, हुकूमत कामयाब हो जाती है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये अपनी मर्जी और मंशा से नहीं बल्कि किसी जगह से अहकामात लिए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से? जी, अब मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, जिनको लाया गया था उन्होंने खुद ही आपके टेलीविज़न पर आकर कह दिया था कि जी हम आए नहीं, हम लाए गए हैं और बड़े एहतमाम के साथ लाए गए हैं। मालूम नहीं उनको लाने वाली हुकूमत थी या कोई फरिश्ते थे, ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस वक़्त हुकूमत को गिराने के लिए ऑपोज़िशन जो है इतनी सीरियस नहीं है और ऑपोज़िशन में मेरा मतलब पीडीएम में पहले ही दरारें पड़ चुकी हैं। पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है उसको छोड़कर अलग हो चुकी है और बाकी जो 2 जमातें रह गई हैं उनका अपना इंटरेस्ट उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक कि वो ये ना समझें कि रास्ता अगला जो है वो हमारे लिए हमवार है। तो इसलिए कोशिश उनकी सबकी यही है कि किसी न किसी तरीके से राज़ी किया जाए और एनआरओ को लिया जाए और एनआरओ की तैयारियां जो है वो काफ़ी अरसे से हो रही हैं और उसके लिए आप देख रहे हैं कि ये हर एनआरओ किस्म के कौन, नून लीग, पीपल्स पार्टी दोनों ही चाहती है कि ले ले? दोनों ही चाहती हैं ले लें और फजल रहमान साहब भी मतलब एक न्यूट्रल अंपायर हैं दोनों के बीच में। अगर उनको मिल जाएगा तो फजल रहमान साहब को भी मिल जाएगा साथ ही। ठीक हो गया। शेख वकास अकरम साहब, आप मुझे जरा बताइएगा कि इस वक्त जो सियासत हो रही है, जिस तरह से एजाजुल हक साहब ने बताया, आप भी ये समझते हैं कि अपोजिशन की जमातें खास तौर के ऊपर जो है वो हुकूमत गिराने में इतनी संजीदा नहीं है? मैं एजाजुल हक भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संजीदगी तो आपने देख ली है कि सेनेट में क्या हुआ है कि मेजॉरिटी होने के बावजूद किस तरीके से ऑपोजिशन ने हुकूमत को जो है वो एक रास्ता दिया कि वो अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करवा लें। कौमी असेंबली में क्या हुआ, वहाँ उसने मियां शहबाज शरीफ कहा थे, यहाँ सेनेट में क्या हुआ, कितने लोग मौजूद थे, आखिर में जिस वक्त बैलेंस होने लगा तो आखिरी सेनेटर भी वहां से निकल गया। ये खेल तमाशा है, मुनाफकत कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम से। ये चाहते हैं कि इमरान खान गंदा भी हो, इमरान खान की बेइज्जती भी हो, मगर ये इमरान खान से हुकूमत लेना भी नहीं चाहते क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल का सामना कर रहा है वो किसी भी अपोजिशन के पास उसका हल नहीं है। तो ये चाहते हैं कि जो कड़वी गोलियां IMF सूरत में है, स्टेट बैंक की लेजिस्लेशन के हवाले से जो आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज है, जो कुछ होना है वो सारी लानतें इस हुकूमत के गले में पड़ जाएं और इनको, क्योंकि अगर अभी ये नहीं होगा तो कल ये डबल इंटेंसिटी के साथ अगली हुकूमत को या जो भी सेटअप होगा उसको करना पड़ेगा। तो लेकिन शेख वकास अकरम साहब, अवाम के सामने ये जो अपोजिशन की जमातें हैं दावे बड़े करते हैं, बातें बड़ी करते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, तो अवाम को बेवकूफ कौन बना रहा है? नहीं, अवाम को बेवकूफ वही बना रहा है जो ये बात कर रहा है। ये तो सवाल आपने कैसा कर दिया। देखिए, जो ये बातें कर रहा है अवाम को बेवकूफ निकली तो वही आदमी बना रहा है ना। अवाम को अब ये सोचना है कि क्या मतलब इनको नजर नहीं आ रहा कि इनको फूल कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है। अवाम भी बेचारी अब ठंडी होकर बैठ गई है, वो भी इसके ऊपर को खास रिएक्शन कोई नहीं देते। जो लोग वोट को इज्जत दिलाना चाहते हैं वही लोग वोटर का जो उनकी जिम्मेदारी देखे ना। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक जैसे नायल हैं। एक हुकूमत का काम था वादों पे डिलीवर करना, उसने नहीं किया। अपोजिशन का काम था अवाम के हक के लिए आवाज उठाना, वो भी उन्होंने नहीं उठाई। तो मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों फारिग हैं। मगर अब क्योंकि एक जो है वो इस जोगा नहीं कि उनसे ले सके, फिर तीसरा उनके अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपने केसेस है, अपने कारोबार बचाने हैं, अपने मामलात बचाने हैं। उधर से इमरान खान जो है, अब असल चीज है मार्च। याद रखिएगा, मार्च का आप इंतजार करें। जिस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का फैसला हो गया, ये बहुत सारे ग्रे एरियाज, एजाजुल हक भाई मेरे से ज्यादा इन चीजों को समझते हैं, बहुत सारे ग्रे एरियाज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत से लोग जिन्होंने पार्टियां जंप करनी है वो मार्च का इंतजार करके बैठे हैं। बहुत सी पार्टियां जिन्होंने डीलें लेनी है या कोई बहुत बड़ी मैस कैंपेन शुरू करनी है वो इंतजार कर रहे हैं मार्च का। मार्च के बाद क्लैरिटी होगी। सवाल ये नहीं है कि अगला वजीर आजम कौन होगा, सवाल ये है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। उसके बाद पता लगेगा कि अगला वजीर आजम कौन होगा। अपने ज़हन में रखिएगा। ये तो है आवाम उल्लू बनाई बैठे सारे वहाँ। मैं बिल्कुल एजाजुल हक साहब से इसके ऊपर बात करूंगा। मैं अहमद जवाद साहब की तरफ से आता हूं। आपने बात की और बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मार्च के हवाले से, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अहमद जवाद साहब, मुझे यह बताइएगा कि अवाम ने 2018 में इमरान खान साहब के नए पाकिस्तान के नारे पर एतमाद किया,
तब्दीली के ऊपर एतमाद किया, एहतसाब की बात की। क्या वजह रही है सारी की सारी के इस वक्त तमाम तर उम्मीदें जो थी इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, एहतसाब की जो बात थी, वो तमाम उम्मीदें उस तरीके से पूरी नहीं हो सकी हैं। आवाम को बल्कि महंगाई की चक्की में मजीद फंसा दिया गया है। यह अकाउंटेबिलिटी हो क्यों नहीं सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कभी भी हुकूमत और अपोजिशन की कारकर्दगी का तकाबिल नहीं करते, उनको कंपेयर नहीं करते। ये ऐसे ही है, इफ़ यू वांट टू कंपेयर ऑरेंजेस विद द एप्पल्स, वजह उसकी ये है कि हुकूमत का काम होता है डिलीवर करना, परफॉर्म करना, कारकर्दगी दिखाना, क्योंकि मुल्क के रिसोर्सेज, अथॉरिटी, फैसले हुकूमत के पास होते हैं, अपोजिशन के पास नहीं होते। अपोजिशन का काम होता है हुकूमत के ऊपर तनकीद करना और भरपूर तरीके से तनकीद करना, या उसके गलत फैसलों के ऊपर एहतजाज करना और भरपूर तरीके से एहतजाज करना। आप अपोजिशन के हवाले से जो डिबेट है वो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि जी कि वो ताकत नहीं दिखा सके एक अपोजिशन के तौर पे जो इनके पास है या होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप अवाम के मसाइल को इस वक्त अपोजिशन के किरदार से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इस हुकूमत को जो भी आइन के तहत 5 साल मिले तो वो अपनी हुकूमत पूरी करना चाहते हैं। अपोजिशन चाहती है कि वो जल्दी चले जाएं, और इसमें उनकी जो कारकर्दगी उनको गवर्नमेंट को रिमूव करने के हवाले से उस पर आप सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपैरिजन नहीं है। अब हम हुकूमत की तरफ आ जाते हैं। देखिए, हुकूमत एक ऐसे नजरिए की बुनियाद से शुरू हुई जिसने पाकिस्तान में तब्दीली लेके आनी थी, जिसने पाकिस्तान में एंटी स्टेटस को का नारा लगाया, जिसने पाकिस्तान में करप्शन का नारा लगाया, जिसने एहतसाब का नारा लगाया, जिसने चोर और डाकू के अल्फाज को किताबों की कहानियों से निकाल के पाकिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर दिया, और सुबह से लेकर शाम तक चोर डाकू की कहानी जो है वो सुनाई जाती थी। लेकिन 3.5 साल गुजरने के बाद एहतसाब जीरो। इसका मतलब दो ही है, दो मतलब हो सकते हैं। या तो ये है कि इस मुल्क में कोई चोर और डाकू कोई नहीं था, सिर्फ ये चोर और डाकू का जो है रोला मचाया हुआ था एक शख्स ने अपने इक़्तिदार तक पहुंचने की सीढ़ी बनाने के लिए। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल नाअहल है, ये इस काबिल भी नहीं है कि अगर आप इनको पाकिस्तान के तमाम रिसोर्सेज, तमाम अथॉरिटी, FIA, आप IB, जितने अदारे हैं, FBR, स्टेट बैंक, तमाम अदारों के होते हुए, फिर 1 पेज पे होते हुए, फिर अदालतों के साथ भी एक अच्छा कंफर्ट लेवल होने के बावजूद अगर ये अपोजिशन के किसी भी लीडर को चोर और डाकू साबित नहीं कर सके, तो इसका मतलब है कि ये नालायक तरीन लोग हैं। इन्होंने जो नारा लगाया था ये उसी में फेल हो गए। तो इसलिए महंगाई और दूसरी बातों पे तो हम बाद में बात करें ना, जिस बुनियाद पे इन्होंने अवाम से वोट लिए थे वो बुनियाद ही खत्म हो गई। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि एक नजरिया जो आज एक माफिया बन गया, एक नजरिए की बुनियाद के ऊपर अवाम के साथ इतना बड़ा धोखा पाकिस्तान की तारीख में इसलिए नहीं हुआ कि सच्चाई के नाम पे नहीं कभी धोखा हुआ, नारों, सियासी नारों के नाम पे जरूर धोखा हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर रजीम ने सियासी नारे लगाए, लेकिन किसी ने सच्चाई को नहीं बेचा। जिस तरीके से सच्चाई को इमरान खान नियाजी ने बेचा, जिस तरीके से सच्चाई को PTI ने बेचा, और बेचने के बाद जब वो इक्तदार में आए तो वो उसमें से कुछ भी साबित ना कर। राइट हो गया, यानी आपकी इसी तारीख का सबसे बड़ा धोखा है। राइट, आपकी इसी बात के ऊपर आपने कहा जी कि नजरिया जो एक माफिया बन गया और तारीख का सबसे बड़ा धोखा अवाम के साथ जो हुआ सच्चाई की बुनियाद के ऊपर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मोहम्मद एजाजुल हक साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले शेख वकास अकरम साहब की भी बात सुनी, अहमद जवाद साहब की भी बात सुनी। मैं इसी से आगाज़ करता हूं कि क्या मार्च वाकई इतना अहम है? और सवाल जो शेख वकास अकरम साहब ने उठाया कि अगला वजीर आज़म, यानी अगले वजीर आज़म से पहले अगला आर्मी चीफ, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, उसको कहते हैं ना कि बाउंसर मार दिया है वकास साहब ने, और बहुत जबरदस्त बाउंसर मारा है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो उन्होंने बात की है, मतलब हर किसी के जहन में बात यही है, लेकिन लोग हिचकिचाते हैं, बात करते नहीं है। तो बिल्कुल 100% यही बात है जो उन्होंने की है। मैं थोड़ा सा मार्च के एंड और अप्रैल के मिडल तक जाऊंगा।
इन तमाम मामलात को सेटल होते हुए देखने के लिए, लेकिन उससे पहले बहुत सा पानी जो है वो पुलों के नीचे से गुजरेगा अच्छा, और बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या होने जा रहा है? क्या इजाजुल हक साहब मुझे जरा बताइए ना थोड़ा कि क्या कुछ होने जा रहा है, यानी कि अगर ये जनवरी का एंड है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इन आने वाले इन 2-3 माह में क्या कुछ होने जा रहा है वैसे? देखिए, हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, अपोजिशन के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन वो है ना, वेट एंड सी की पॉलिसी हर किसी ने इख्तियार की भी है। और ये जो अभी बात की है कि जी हुकूमत वाकई में इनकी नाअहलियत कह लें इसको, मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लें, कि बाय डिफॉल्ट इन्होंने जो है वो उन जमातों में जान डाल दी जिनकी जान जो है वो ख़त्म हो चुकी थी एक किस्म की। ठीक। और ये सब बाय डिफॉल्ट हुआ है क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया, आपने महंगाई बेरोजगारी को दूर नहीं किया। आप और कसूर मैं मौजूदा हुकूमत का भी कसूर नहीं कहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इस हुकूमत को लाया गया और जिस तरीके से इस हुकूमत को अहकामात जो है वो कहीं और से मिलते रहे, यहाँ तक कि मेरा मेरा ये चैलेंज है, मैं खान साहब से आप पूछ के मुझे बताएं या इनके कोई करीबी साथी हों उनसे पूछ के बताएं कि क्या ये जानते थे कि हफीज शेख साहब कौन साहब है, कहाँ से आए हैं, कभी पहले इनकी मुलाकात हुई थी, क्या इनको मालूम था कि ये कैसे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, फिर उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक साहब कहाँ से आए, क्या ये हुकूमत का फैसला था या किसी और का फैसला था। फिर उसके बाद मेरे दोस्त सब मेरे कुलीग रह चुके हैं, मैं अब किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहता, हर कोई अपने अपने मामलात में बहुत खूबियां होंगी उनके अंदर। शौकत तरीन साहब को मैं बचपन से जानता हूँ, शौकत तरीन साहब का पीटीआई से क्या ताल्लुक था, हाँ। और इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में कहाँ से ये आ गए। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये सिस्टम जो है नाकामी की तरफ जा रहा है। इजाजुल हक साहब, तो फिर ये वैसे कहाँ से, फिर किसके अहकामात थे, किसके कहने पे आए ये कोई बाहर से आए या अंदर से ही कोई अहकामात मिले? देखिए, अहकामात तो सब अंदर से ही आते हैं ना। आप काबीना को देख लें कि कौन कौन से लोग काबीना में आए और फिर उनको जाना पड़ गया, कौन कौन से लोग काबीना में जिनको आप अपना चौकीदार नहीं रखना चाहते थे, कहते थे मैं अपना चौकीदार भी ना रखूं, उनको आपने पूरे मुल्क का चौकीदार बना दिया। चौकीदार तो रख दिया पूरे मुल्क। ऐसी चीजें जो है वो, मैं मतलब ये नहीं कि किसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने आप फिर देखे। लेकिन बुजदार साहब के मामले पे तो खान साहब अड़ गए ना, वहां पे तो वो उसी तरीके से स्टिक रहे। देखिए, बुज़दार साहब के मामले पे अब खान साहब का अड़ना मैं समझता हूँ अगर उनके लिए ये ठीक था, लेकिन फिर उनको हटा भी नहीं सकते थे। उनको हटाते तो किसको लेकर आते? कोई एक तो वहाँ नहीं बैठा हुआ था इंतजार में कि मुझे लाया जाए, और फिर छोटी छोटी जमातों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे थे। कल परसों बात हो रही थी, किसी ने मुझे कहा 2002 की जब असेंबली आई और उसके बाद जब जमाली साहब को वजीर आजम बनाया जाना था, तो खान साहब इसके बावजूद के जमाली साहब को वोट देना चाह रहे थे। मेरी खुद उनसे बात हुई क्योंकि हम एक ग्रुप में थे, 4 जमातें हमारी जो छोटी छोटी जमातें थी, मैं था, चट्टा साहब थे, ताहिर कादरी साहब थे और खान साहब थे। तो हम तीनों ने जमाली साहब को वोट दिया। खान साहब ने इसलिए नहीं दिया कि जो लोग उनके साथ बैठे हुए, मैं उनको नहीं पसंद करता, लेकिन क्योंकि ये चेसोनियन है जमाली साहब, मैं चाहता हूँ कि इनको वोट दूँ। लेकिन फिर उन्हीं लोगों को आपने अपने साथ इस तरह बैठाया कि उनकी मर्जी के बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ जो करने पड़े, ये मजबूरियाँ जो सामने आई, वो फिर फैसले जो थे इलेक्ट होने के बाद या सिलेक्ट होने के बाद उनके हाथ में नहीं थे। जिन्होंने मुल्क चलाना था वो फिर कहीं और से कामात आ रहे थे। राइट, शेख वकास अकरम साहब, आप मुझे बताइएगा, जो कॉम्प्रोमाइजेस की बात हो रही है, ये कॉम्प्रोमाइजेस सिर्फ गवर्नमेंट ने किए या अपोजिशन भी ये कॉम्प्रोमाइजेस करने पर मजबूर है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज तो हमेशा गवर्नमेंट को करना पड़ता है, और अददी बर्तरी कम हो, और तो हमेशा यही खदशा लगा रहे कि ये बिल पास हो सकता है या नहीं हो सकता। भी आप देखें ना, पिछले 1-2 महीनों में 2 बिल जो थे उसमें हुकूमत डिफीट हो गई। जी हाँ। और चाहे हुकूमत तकड़ी हो, अददी बर्तरी ना भी हो, तो हुकूमत हमेशा अपोजिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है, क्योंकि स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट इंश्योर करने के लिए चाहिए यही होती है, खप ना मचे। जो अपोजिशन का जायज हिस्सा है या जायज उनकी रिस्पेक्ट, एहतराम या जो उनका रोल है, वो उनको किरदार जो है वो उनको अदा करने दिया जाए। तो वो कॉम्प्रोमाइज हमेशा हुकूमत करती है और हुकूमत को करने चाहिए, इसलिए इनके पास सरकार होती है, इख्तियार होता है, हुक्मरानी होती है। यहाँ भी ऐसा हुआ है, खान साहब ने, और खसूसन जो अलायंसेस की हुकूमत हो, उनको तो बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। आंटी वजारतें देनी पड़ती हैं, प्लाट देने पड़ते हैं,
सूबों के अंदर हिस्से देने पड़ते हैं। तो ये एक लंबी लिस्ट तो है। ये जो अहकामात की बात कर रहे थे एजाजुल हक साहब, मुझे शेवगाव साहब बताइएगा कि अपोजिशन को भी क्या अहकामात मिल रहे हैं और ये सिलसिला जारी है? सर जिसले ऑपोजिशन का बच्चा केसा दे विच फड़िया हो और हर चौथे केस में उनका नाम हो, तो फिर अपोजिशन भी अहकामात का एहतराम करती है, जिस तरह हुकूमत अहकामात का एहतराम करती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब आप फंसे हुए हो मेरे पास, तो आपकी जरूरत है कि मैं आपसे कोई काम लेना चाहूँ, आप मेरा काम ना करें, आपकी क्या मजाल? इसी तरीके से ऑपोजिशन जो है वो इतनी डिग्निटी उसको टाइम दिया जाता है कि ठीक है कप लो, कह लो इन्होंने बुरा भला जो कहना जे, मगर ये है कि बच्चा है लाइन है, इस लाइन तो आगे नहीं ले जाना, ठीक है ना? तो वो अहकामात होते हैं, फिर जहाँ चार चफेरे केस ही केस हो, करप्शन ही करप्शन हो, फिर सारा मामला हो जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ये ऑपोजिशन तो बड़ी अच्छी ऑपोजिशन है। इन्होंने शहबाज शरीफ ने भी पहले इजलास में ही, अगर आपको याद हो तो, कह दिया था कि हम साथ चलने को तैयार हैं। तो खालिस्तान बेढंगी किस्म की जिद थी कि नहीं मैं तो फड़ांगा ही फड़ांगा, वरना अगर खान साहब चाहते तो उस वक्त जैसे ऑपोजिशन साथ चलने को तैयार थी, चुप करके ये बेचारे साथ चलते रहते और खान साहब चुप करके कुछ ना कुछ डिलीवर कर जाते। अब अल्टीमेटली क्या उतना साल हो गया जे खान की डिलीवरेंस भी जीरो है, तो ऑपोजिशन बेचारे भी जीरो हुई पई। ये इस वक्त तक हालात है। तो ये अहकामात तो फिर सारे ही मानते हैं। राइट, हो गया। इतना साफ सुथरा इस मुल्क के कोई नहीं जे। राइट, बिल्कुल। अहमद जवाद साहब, ये जो बात इस वक्त हम कर रहे हैं और आपने भी इस तरह की बात की, आपने कहा, आपने जो बात की थी आपने ब्रेक पर जाने से पहले के नजरिए के ऊपर है। अब वो लोग जो कि पीटीआई का हिस्सा ही ना थे, जिस तरीके से एजाजुल हक साहब फरमा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं और वो फिर आते चले गए, ये हुआ क्या? ये वो लोग जो कि ताल्लुक नहीं था और वो पीटीआई का हिस्सा बनते चले गए, क्या ये बुनियादी वजह बनी कि पीटीआई अपने उस नारे से, अपने नजरिए से हट गई? पीटीआई जो है वो हटी या नहीं, या उसके अंदर पोल्यूशन हो गई या दूसरे लोग आ गए, असल चीज ये है कि पीटीआई के फैसले करता कौन है, चाहे वो पार्टी हो चाहे हुकूमत हो। वो तो एक ही शख्स का नाम है, वो इमरान खान नियाजी का ही नाम है। देखें जो फैसले उन्होंने किए, उन फैसलों से तो ऐसा महसूस होता है कि अब वो सिर्फ इक्तदार से चिमटे रहना चाहते हैं, और शायद इसकी वजह उनकी इनसिक्योरिटी भी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इक्तदार से अलग हुए तो उन पार्टी भी बिखर जाएगी और उनको और उनकी टीम को बहुत से मुकदमों का सामना भी करना पड़ेगा। वो मुकदमे जो कि अभी फिल वक्त जो हैं उनको दबा के रखा गया है या सामने नहीं आने दिया जा रहा। बहुत सारे ऐसे बड़े सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज हैं कि जिसके ऊपर सवालात उठेंगे और उन पे अच्छा, फाइनेंशियल इश्यूज हैं ऐसे जिसके ऊपर सवालात उठेंगे अभी इन पे? देखिए इसलिए उठेंगे कि जब आपको रिंग्स रोड के स्कैंडल के हवाले से करप्शन प्राइम मिनिस्टर खुद एक्सेप्ट करता है और नाम कोई सामने नहीं आता, अगर गंदम, चीनी, तेल, गैस, इन सब के स्कैंडल की इंक्वायरी होती है, कमीशन बनते हैं, रिपोर्ट आती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता, तो ये तो सारे सवाल तो उठेंगे ना। ये सारे सवालात का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करप्शन के साथ है, जिसको ये खत्म करने आए थे। लेकिन ये तो बात कही जाती है कि बंदा तो ईमानदार है ना, खान साहब के बारे में तो कहा जाता है कि बंदा तो ईमानदार है। आप भी यही समझते हैं? देखिए अब ये देखे चूरन नहीं बिकने लगा। वजह ये है कि जब एक इंसान ईमानदार होता है तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके इर्द गिर्द जो घेरा होता है वो सारे का सारा करप्ट लोगों का हो। आप बहुत करीब रहे अहमद जवाद साहब, आप इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं क्या वो फाइनेंशियल करप्ट हैं? देखिए मैं आपको एक बड़ी आसान सी जो है फार्मूला बता देता हूं इस सवाल के जवाब के लिए। देखें ऑनेस्टी का सिर्फ एक पैमाना ये नहीं होता कि मैं जाती तौर पे मैं किसी से पैसे पकड़ रहा हूं या नहीं पकड़ रहा, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बनाया हो ऐसे लोगों का, और मैंने उनको अथॉरिटी भी दी हो, फैसले भी दिए हो, पोजीशन भी दी हो, और वो हर किस्म की करप्शन कर रहे हो, तो फिर मैं कैसा ईमानदार हूं? क्या ऐसे ईमानदार आदमी का कोई फायदा है? क्या इसके बारे में ये कहना कि बंदा तो ईमानदार है? ये बंदा तो ईमानदार कैसे हुआ? इसके इर्द गिर्द तो सब करप्ट लोग खड़े हैं। मैं आपको मीडिया के इर्द गिर्द का जो टोला है ये कौन कौन है ऐसे जो उनको नुकसान पहुंचा रहा है? वैसे ये कौन कौन से लोग हैं जो इर्द गिर्द जमा हुए हैं? जी फरीद, मैं आपको एक बड़ा आसान सा आज फार्मूला बता देता हूं। मीडिया की एक जिम्मेदारी होती है जिसको हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। मैं आज आपको टिप दे देता हूं। आप पीटीआई के वो तमाम लीडर जो हुकूमत में आए, उनकी हुकूमत में आने से पहले उनके असासे, उनकी दौलत वो देख लें, और हुकूमत में आने के बाद उनकी असासे, दौलत और उनका लाइफस्टाइल देख लें, और इसमें बच्चों को जरूर शामिल कीजिएगा,
क्योंकि बच्चों को शामिल करने की रवायत जो है वो तो पड़ चुकी है ना। जब आप नवाज शरीफ को ट्रायल करते हैं उनके बेटों की दौलत के हवाले से, तो अब आपने जब तहरीक इंसाफ के लीडर्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर आप फैमिली को मत छोड़िएगा, फिर ये देखिएगा कौन कौन सी चीजें फैमिली के नाम पे ली गई हैं। तो ये तो एक बड़ी आसान सी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, कोई भी इसको कर ले, लेकिन ये होगा शायद अभी ना हो, क्योंकि अभी ये हुकूमत में इनके पास अथॉरिटी है। टाइम आएगा जब यही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है, इस दौर में की गई करप्शन और इस दौर में जो लोग जिन लोगों ने पैसा बनाया उसके बारे में हकायक भी सामने आएंगे, उनके बारे में इंक्वायरियां भी शुरू होंगी, रिपोर्टें भी आएंगी। ठीक हो गया, कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। अहमद जवाद साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद हम बात करेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात है तब्दीली की, जो बातें हैं वो भी हैं, साथ में निज़ाम की तब्दीली की बातें भी हैं, साथ साथ जो हमारे बात करने वाले जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका भी ये मानना है कि आइंदा आने वाले 2-3 माह में कुछ चीज़ें चेंज होंगी, कुछ चीज़ें ग्रे एरियाज जो है वो छटेंगे। लॉन्ग मार्चेस के हवाले से मोहम्मद एजाजुल हक साहब, पहले भी ये लॉन्ग मार्चेस होते रहे हैं। अब जो एक 27 फरवरी को मार्च हो रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, 23 मार्च को पीडीएम की तरफ से, क्या ये मार्चेस अब की बार कुछ हिला जुला सकेंगे या भी ये भी सिंबॉलिकल मार्चेस है बस गवर्नमेंट के लिए? ये भी सारा डिपेंड करता है, देखें कि किस जज्बे के साथ वो लोग सामने आ रहे हैं। माजी में तो इतनी कामयाबी उनको नहीं हुई, लेकिन ये जैसे कि वकास अकरम साहब ने कहा कि बिटवीन नाउ एंड मार्च, और मैं समझ रहा हूँ बिटवीन नाउ एंड अप्रैल बहुत सा पानी जो है पुलों के नीचे से गुजरेगा। उसमें हो सकता है लॉन्ग मार्च भी कुछ कामयाबी की तरफ चली जाए या बिल्कुल ठोस हो जाएगी। तो ये सारा डिपेंड करता है कि क्या माहौल बना हुआ है और क्या हालात पैदा होते हैं अब से लेकर 27 फरवरी तक। तो ये चीज़ें जो हैं वो सारी देखने वाली होंगी। अभी जो मैं बात सुन रहा था जवाद साहब की, देखें इस वक्त जो सबसे अहम केसेस दो नज़र आ रहे हैं, वो एक फॉरेन फंडिंग का केस है जिसपे के बातचीत हो रही है, और ये मेरा ख्याल है बहुत ख़तरनाक हुकूमत के लिए केस होगा। अभी तक इसको लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक सामने नहीं आई। ठीक। और दूसरा ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस शहबाज शरीफ साहब के और उनके करीबी साथियों के ऊपर लगे हुए, ये सिर्फ अभी तक डील दी जा रही है, क्योंकि जितना ठोस सबूत उसके अंदर है, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी लेकिन एजाजुल हक साहब कुछ निकल भी तो नहीं रहा ना, या कुछ निकलेगा? निकल इसलिए नहीं रहा कि निकाला जा नहीं रहा। जिस तरह के आपने देखा कि हुदैबिया केस में क्या हुआ था, हुदैबिया से ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ऑथेंटिक केस हो जिसके अंदर इतने शवाहिद हों, और जिस केस को ये कहकर खत्म किया गया कि जितने सबूत इसके अंदर हैं वो जेन्युइन है, लेकिन केस आगे चल नहीं सकता। तो इसी तरह से ये केस भी जिस दिन मैं समझता हूँ कि चाहेंगे करने वाले, उस दिन उनके भी फैसले हो जाएंगे, और इससे ज्यादा ऑथेंटिक मेरे ख्याल में कोई और केस ऐसा सामने आया नहीं है। और बाकी ठीक, शेख वकास अकरम साहब, आप क्या समझते हैं इन लॉन्ग मार्चेस के हवाले से? क्या आप भी यही समझते हैं कि कुछ ना कुछ इसके अंदर है, यानी अवामी जो एक जज्बात है या अवामी जो सपोर्ट है वो अब की बार होगी इन लॉन्ग मार्चेस में? नहीं, कोई नहीं, अवाम की सपोर्ट इस दफा भी नहीं होगी। आप ये देखेंगे कि अटेंडेंस बड़ी कम होगी, और एक लॉन्ग मार्च होती है विच इज लेड बाय द सेंटिमेंट ऑफ पीपल। पीपल वांट टू कम आउट। अच्छा, अब अवाम जिन लोगों के पीछे लगना चाहती है उन्होंने अपने पल्ले जो कुछ है तो उसको भी देख लो। यहाँ पे इशू ये है कि पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, लीडर सामने आते हैं तो अवाम बाहर आके पागल हो जाती है कि जी एहतजाज हो रहा है तो हुकूमत उठा दो। यहाँ अपोजिशन को बाहर निकल के लिए अपोजिशन में एहतजाज भी मैनेज करना पड़ते हैं, स्टेज करना पड़ते हैं, गड्डियां लेनियां पैंदियां ने, तरले करने पैंदे ने, यूनिट साले नूं आखना पैंदा जी। तो कहने का ये मकसद है कि लोग बेचारे अपनी मुआशी मसाइल में इतने घिरे हुए हैं, और यही अपोजिशन पिछले 25-30 साल इस मुल्क पे हुकूमत करती रही है। वो ट्रस्ट फैक्टर कोई नहीं है। बस ये एक इलेक्शन करीब आ रहा है, वो कहते हैं कि जांदे जांदे किसी को जलील करना है तो वो अब मेरा बहती गंगा में हाथ धो लो, गंदा तो कुछ हासिल हो पाएगा शेख वकास साहब, या फिर ये 5 साल गवर्नमेंट वैसे पूरा कर लेगी और अपोजिशन सिर्फ एहतजाज करती रहेगी बस? तो मेरे देखने में तो मेरी जाती राय है, कोई मेरे इजाजत लगता मेरे बड़े भाई हैं जवान साहब भी बैठे हैं, इनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है।
मुझे तो नहीं लगता कि ऑपोजिशन की वजह से इमरान खान जा सकता है। अच्छा, फिर कौन सी वजह है? कोई और वजह हो सकती है। इमरान खान हालात को देखते हुए अपनी महदूद अकल इस्तेमाल करते हुए खुद असेंबली तोड़ दे, कोई और तमाशा बन जाए, कोई अदालत से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, कोई अल्लाह बेहतर जानता है। ये मैं से बात कर रहा हूँ। लेकिन वो तो खुद कहते हैं कि मैं बाहर रह के ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अगर बस वो भी इसी गिमिक का हिस्सा है ना, वो भी इसी गिमिक का हिस्सा है ना, वो लड़ कर। मगर अगर तुम समझो अब इमरान खान ने इस ऑपोजिशन की वजह तो चले जाना चाहिए, नहीं वो नहीं जानता, इस ऑपोजिशन की वजह तो नहीं जानता। राइट हो गया। अहमद जवाद साहब, आपको क्या लगता है आगे चल के होने क्या जा रहा है? क्या क्या खतरात है विद इन द पार्टी? पीटीआई को खतरात हैं वैसे? देखिए, मैं शेख वकास अकरम साहब की इस बात मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान के जाने का ताल्लुक अपोजिशन के एहतजाज के साथ नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इमरान खान जो किसी ज़माने में हमें मीटिंग्स के अंदर ये लेक्चर दिया करते थे कि पीटीआई को सिर्फ पीटीआई शिकस्त दे सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि पीटीआई की बात ही नहीं है। इमरान खान को सिर्फ इमरान खान ही शिकस्त दे सकता है, इसलिए कि इमरान खान खुद जिस किस्म के ब्लंडर्स और जिस किस्म के गलत फैसले और जिस किस्म के लोगों को अपनी टीम के तौर पे चुनता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है, किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है, किसी इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, किसी इदारे की जरूरत नहीं है। इमरान खान खुद ही अपनी पार्टी को और अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सिर्फ इसमें कंसर्न और फिक्र वाली बात सिर्फ इतनी है कि जब तक कि ये पूरी तरह एक्सपोज नहीं हो जाता या जब तक कि इसकी हुकूमत से छुट्टी नहीं हो जाती, इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया जाएगा। क्योंकि इस मुल्क को जो नुकसान पहुंच चुका है वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो हमारी हिस्ट्री में इन 3-3.5 सालों में जितनी फॉल्ट लाइंस जो हैं इस मुआशरे में पैदा हुई हैं, जितने झटके इस मुल्क ने खाए हैं, वो हमारे मुल्क की सालमियत के लिए ठीक नहीं है। हम एक कमजोर मुल्क बन के रह गए। जी शेख वकास अकरम साहब, अब मैं अहमद जवाद साहब को सिर्फ एक किताब रेकमेंड करने लगा, एक गोरे ने लिखी थी, वो रेयरली अवेलेबल है, उसका नाम है इमरान वर्सेस इमरान, इमरान खान वर्सेस इमरान खान। एक किताब ना ज्यादा पब्लिश नहीं हुई, मेरे को एक बुक के लिए कॉपी भेजे। मतलब आप ये पढ़ेंगे तो आपकी बात की ऐसे तायद होगी कि जैसे ऐसे आप और मैं सामने बैठे। ये पढ़ने वाली किताब है, जरूर पढ़िएगा। मोहम्मद एजाज लक साहब, आपका लास्ट कमेंट सर लास्ट कमेंट। देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ इस वक्त के जिस मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है, सैनिटी की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कोई ऐसी शख्सियत जो कि समझ सके कि हालात हमारे नहीं, फिर ऑप्शन क्या है हमारे पास इजाजुल हक साहब? यानी कौन होगा ऐसा कौन आएगा फिर अगला? मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है, ऑप्शन तो एक ही है, वो डंडा है। अब वो डंडा इमरान खान ने कोशिश की हाथ में उठाने की, नहीं चल सका। और अब मुझे मालूम नहीं कि कौन इस डंडे को चलाएगा, क्योंकि उसके बगैर तो ये मुल्क अब सीधा होने वाला नहीं। ना इंसाफ मिल रहा है यहाँ पर, ना इकोनॉमी कंट्रोल हो रही है, ना मामला जो है वो सही तरीके से चल रहे हैं। खारजा पॉलिसी हमारी तबाही के दाने पर खड़ी हुई है। हमारे दोस्त जो थे हमारे दुश्मन बन चुके हैं, और हमें कोई पता नहीं कि हमारी सिमत क्या है। इस सिमत को सीधा करने के लिए कोई ना कोई मोज़े की जरूरत है। चलो, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद एजाजुल हक साहब, थैंक यू सो मच। अहमद जवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया। और यही वो बातें, डंडा भी वैसे बार बार चल चुका है, लेकिन समत का तयन बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जो है जो बात हुई वो यही है कि डायरेक्शन होनी चाहिए। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए।